चलिए आज हम लोग पीछे का दो पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, 1 और 2, है ना। आज हम लोग क्लास 6 का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट का नाम है आरंभिक नगर, शुरुआत का नगर, शुरुआत का गांव। ठीक है, इसमें दो दोस्त हैं, एक का नाम है जसपाल और एक का नाम है हरप्रीत। हरप्रीत और जसपाल दोनों अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों अपने गली में क्रिकेट खेल रहे थे। देखा कि कुछ लोग खंडहर घर को बड़ी तारीफ कर रहे हैं। जिस गली में इन लोग क्रिकेट खेल रहे थे उस घर में खंडहर घर था, खराब घर था, गिरा हुआ घर था, उसके लोग तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुताहा घर कहा करते थे। जिस घर की तारीफ इन लोग सुन रहे थे, इन लोग बच्चे बच्चे में अपने अपने भुताहा घर कह करके उसको पुकारा करते थे। जो दो लोग बातें कर रहे थे उसमें एक ने कहा, क्या इसकी वस्तु कला है, देखो तो कितना अच्छा इसमें डिजाइनिंग किया हुआ है, वस्तु कला है, कितना अच्छा है। क्या आपने कभी लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। एक महिला कहती है कि जितना अच्छा इसमें नक्काशी किया गया है, नक्काशी मतलब डिजाइन, डिजाइन इन इंग्लिश वर्ड है ना, जितना अच्छा नक्काशी किया गया है ऐसा आप लकड़ी पर कभी नक्काशी देखे हैं? एक महिला ने दूसरे महिला से कहा। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि यह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। दोनों महिला शिक्षित थी। वे कही कि जितना खूबसूरत आज का नक्काशी है, इसका नक्काशी है, आज भी ऐसा नक्काशी नहीं मिलता है, तो क्यों ना हम लोग मंत्री जी को बोलकर और इसको जो है मरम्मती के लिए व्यवस्था करवाएं, है ना। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों में इतना लगाव क्यों हो रहा है। ये दोनों दोस्त आपस में बात करने लगे, कहे कि यार एक बात बताओ, हम लोग जिसको भुताहा घर कह रहे हैं, ये लोगों को इतना इससे लगाव क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या है ना। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है। आइए इसी चीज को पूरे चैप्टर में हम लोग इसकी बात को बढ़ाते हैं कि क्या मैटर है। हम आपको एक हड़प्पा की कहानी सुना रहे हैं और हड़प्पा आप सुने होंगे, है ना। हड़प्पा आज पाकिस्तान में है। जो हम लोग बाउंड्री साझा करते हैं, इस तरह से जो भारत का नक्शा अगर आप देखें तो इस साइड में हड़प्पा है, इस समय में इस जगह पर मोहनजोदड़ो है ना। तो आज का पाकिस्तान में हड़प्पा है। आइए उसकी एक कहानी सुनते हैं, चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं हम हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पंजाब में, भारत के पंजाब जो आप देख रहे हैं, वहां रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? आज का पाकिस्तान में है। जब रेलवे लाइन की काम हो रहा था, उस समय जब रेलवे लाइन बिछ रहे थे तो खुदाई हुआ। ये बात हम लोग 150 साल पहले की कर रहे हैं। जब खुदाई हुआ तो वहां पर कुछ पत्थर मिले, पूरा स्थल मिले। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। जब इन लोग खुदाई कर रहे थे तो वहां से ईंटें निकल रहा था, तो इन लोग सोचे कि यह एक अच्छा ईंट है और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ लिए गए और रेलवे लाइन बिछाई गई। इसकी कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इतना ईंटा निकाला गया उस जगह से कि कितना दूर तक बिछा और कितना काम हुआ, जो कि बहुत सारे खंडहर जो है और खंडहर हो गया, वहां से ईंटें निकाल लिए गए। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तब यह पता चला कि यह पुरानों में से माने बहुत पुराना स्थल है और यह विशाल है, बड़ा है। क्योंकि इस नगर का खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह से सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। पुरातात्विकविदों ने खुदाई के बाद यह निश्चय किया, जब सर्च किया तो पता चला कि ये लगभग एट अबाउट 4700 साल पहले हुआ होगा, है ना। आइए थोड़ा सा सोचने की बात कहा है। ये जो रेड कलम से लिखा हुआ है
हर बार आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। एक प्रश्न आपसे पूछता है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल, पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि हमें यह महसूस हो कि यह वास्तुकला, यह नक्काशी पूर्व से चलता आ रहा है। पहले के लोग कैसे रहते थे, क्योंकि अतीत से ही वर्तमान निश्चित होता है और अतीत में ही वर्तमान छुपा हुआ है ना। इसलिए हमें पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। आइए एक बार देख लीजिए आप, ये जो चित्र है, देखिए ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र, इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये आपको भारत का नक्शा है, ठीक है। जब भारत का नक्शा है, सिंधु नदी जो इधर है, यहां देखिए मोहनजोदड़ो है ना। और यही बात आपको कह रहा है कि ये सिंध प्रांत, गुजरात जो यहां आप देख रहे हैं, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है ना। ये सभी जो है पुरातात्विक अनोखी वस्तुएं मिली है, जो मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग का चित्र बने थे। कह रहा कि यहाँ जो है भारत के गुजरात में, भारत के राजस्थान में, भारत के हरियाणा में, यहाँ पर कुछ मिट्टी का बर्तन मिला है और इस मिट्टी के बर्तन में काले रंग का चित्र बने हुए हैं। जो मिट्टी का इस तरह का बर्तन है, इस पर काले रंग का चित्र बना हुआ मिला है और पत्थर भी मिले हैं और पत्थर के बाट भी मिले हैं। बाट मतलब बटखारा, जो वजन करने वाला होता है। पत्थर का बाट भी मिले हैं, मोहरे भी मिले हैं, मनके भी मिले हैं। मनके मतलब मनके मतलब होता है हार, ठीक है ना। हार भी मिले हैं, तांबे के उपकरण भी मिले हैं, पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं। कुछ पत्थर का फरसा बना हुआ मिला है इनको इस तरफ का, और ऐसे पकड़ने वाला जो लगता है कि काटने के काम में लाया जाता होगा। ये चित्र में इस तरह का दिखाया गया है आपको। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, इन नगरों की विशेषता क्या थी। जो हड़प्पा को हम लोग देखें अभी, जिसको रेलवे लाइन बिछाते समय निकाला गया है, उसकी विशेषता क्या थी? उसकी विशेषता बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसकी विशेषता देखिए, इन नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था, है ना। यहां कह रहा है, दो चीज ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो आप हड़प्पा को देख रहे हैं, यह दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। कितने हिस्से में? दो हिस्से में। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था। जो पश्चिम का भाग था, जब हम ऐसे दिशा बनाते हैं अपने आप से, हम पिछले भी पढ़े थे कि जब दिशा हम लोग ऐसे बनाते हैं, इस तरह से, तो हम ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तर, नीचे को बोलते हैं दक्षिण, दाहिने हाथ तरफ को बोलते हैं पूरब और इधर को बोलते हैं पश्चिम, है ना। तो कह रहा है कि जो दो हिस्से थे, इसके प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। जो पश्चिम वाले भाग थे, ये वाला भाग, यह ऊंचा था लेकिन छोटा था, ठीक है। और पूरब हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ये वाली जो बात है ऐसे, ये पूरब इलाका छोटा था, ठीक है, और इसको निचला हिस्सा भी कहते थे। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकों ने नगर दुर्ग कहा। इस भाग को क्या कहा? नगर दुर्ग। और इस वाला भाग को निचला हिस्सा कहा गया, है ना। ऊपर वाला भाग छोटा था, नीचे वाला भाग बड़ा था। ऊपर वाला को नगर दुर्ग कहा गया, नीचे वाला को निचला हिस्सा कहा गया। दोनों हिस्सों की चारदीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारों खड़ी रही। उस जो मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का, उसमें ईंट इतने अच्छे थे कि
कि आज हजारों साल बीत गए, हजारों नहीं 4700 साल बीत गए, है ना। आज के 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि 4600 साल बीत गए। उस समय भी इसके ईंटें इतने अच्छे थे जिसकी कोई हिसाब नहीं है, और उसको यूज किया गया, है ना। हजारों साल बाद उनकी दीवारें खड़ी थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवार खूब मजबूत रहे। मतलब 5 इंची का दीवार नहीं था, 15 इंची का भी दीवार नहीं था, उससे भी मोटा दीवार था, इतना मजबूत था। कुछ नगरों में, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जो नगर दुर्ग वाला बात था, जो बड़ा वाला ऊपर वाला भाग था, जो छोटा था, है ना, वो विशेष था, खास था। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसमें पुरातात्विविदों में महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर की चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों को स्नान किया करते थे। यहां देख लीजिएगा ध्यान से, जो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो है, जो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा का जो बात कर रहे हैं, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा तालाब मिला, और उस तालाब में क्या खासियत थी कि यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है, इतना अच्छा से ईंट जोड़े गए थे कि जिसकी पानी की एक रिसाव भी नहीं होता, और पानी को रिसाव के लिए चारकोल दिए हुए थे। पहले प्लास्टर किया हुआ था, फिर चारकोल दिया हुआ था, जिसको हम लोग आज अलकतरा बोलते हैं। चारकोल दिया हुआ था और उसकी परत चढ़ाई गई थी, है ना। और इसके चारों तरफ कमरा बनाया हुआ था, छोटा छोटा इधर रूम बनाए हुए थे चारों तरफ, और 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी था। इस तरह से इसका सीढ़ी था, है ना। और इसमें कमरे बनाए गए थे, और इसके एक बगल में कुआं भी था। इसके बगल में एक कुआं था, जहां से पानी निकाला जाता था और इसमें डाला जाता था स्नानगार में, और इसमें यूज किया जाता था, और फिर इसको खाली भी कर दिया जाता था। माना जाता है, आज के पुरातत्वविदों कहते हैं कि माना जाता है कि इसमें रोज स्नान करने वाली जगह नहीं थी। विशेष कार्य में, विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे, है ना। और इसको विशेष चीज में, विशेष उत्सव में, विशेष कार्य में इसको स्नानागार को यूज किया जाता था। ये कहां मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है ना। अभी यह कहां है वर्तमान में? वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी ईंटें कैसी थी? बहुत मजबूत थी। इसको पानी रिसाव होता था? नहीं होता था। क्यों? क्योंकि प्लास्टर किया हुआ था, और प्लास्टर के ऊपर से भी चारकोल चढ़ाए हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, इसी में देखिए यहां पर आपको चित्र में दिखाया हुआ है, ये वाला जो है आपको मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। ये देखिए ये वाली भाग, ठीक है। यहां से देखिए एक सीढ़ी पर उतरने वाली जगह बनाया हुआ है, यहां भी है, यहां भी है, ये उतरने वाला जगह सब है। इसके चारों तरफ मकान बनाए गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं। यहाँ चारकोल लगाया गया है, पानी है, इसके बाहर में कुआं है। इसको विशेष जगहों पर, विशेष स्थानों में या विशेष दिनों में इसको महान स्नानागार को यूज किया जाता था। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसमें कहता है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं। हड़प्पा जो नगर मिला है, ये तो हम बात किए मोहनजोदड़ो का, और जो एरिया है, एक एरिया है कालीबंगा, और उसी जगह पर एक एरिया है लोथल। तो कालीबंगा और लोथल जैसे जगह में अग्नि कुंड मिला है। मोहनजोदड़ो में जिस तरह से स्नानागार मिले हैं, उसी तरह से कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। माना जाता है कि इस जगह पर क्या होता होगा? यज्ञ होता होगा, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अब देखिए मोहनजोदड़ो जो है,
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो और लोथल, है ना, यहाँ पर क्या मिले हैं, बड़े गृह मिले हैं। और बड़े गृह जो मिले हैं वो भंडार घर है, अनाज रखने के लिए उपयोग किया जाता होगा। ऐसा सब हम लोग एक अनुमानित बात कर रहे हैं, यानी हड़प्पा का मोहनजोदड़ो में और लोथल में बहुत बड़ा भंडार गृह मिला है, कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिला है, और मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये टॉपिक आप याद रखिएगा। आगे आइए, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ईंटों की चिनाई देखिए कैसे था। इस तरह से ईंट को खड़ा किया गया है, इतने मजबूत है कि इसको आज भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आइए हड़प्पा का भवन, नाले और सड़क की बात करें। जो हड़प्पा नगर है वहां का भवन और नाला और सड़क कैसे हैं उसके बारे में। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जितना भी हड़प्पा में घर मिला है वह कितने मंजिले मिले हैं, 1 मंजिला या 2 मंजिला, मतलब 1 तल्ला या 2 तल्ला। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। जैसे आज हम लोग घर बनाते हैं तो उसी में लैट्रिन बाथरूम सब बनाते हैं ना, नहीं, पहले लोग स्नानागार घर अलग बनाते थे, और कुछ घर में कुआं भी होता था। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे और सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। हम बात किसका कर रहे हैं, भवन का कर लिए। भवन कितने तल्ले है, हार्डली 2 तल्ला है। और कैसा है, तो भवन जो है, भवन के बगल में जब ये जो घर बना है, घर के बगल में कुआं है, स्नानागार है, और घर कैसा है, 1 तल्ला है या 2 तल्ला है। ये हम लोग घर की बात कर लिए, अब नाला की बात कर रहे हैं। नाला देख लीजिए, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जितना सारा नगर है, बहुत सारे नगर में नाला मिला है, वो भी कैसा, ढका हुआ, और सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली को हल्की ढलान बनाया जाता था। जो नाला है वो दिखता तो एकदम सीधा था, लेकिन हल्का हल्का ढलान में बनाया हुआ था कि ताकि पानी आसानी से ढल जाए, ढल कर निकल जाए, है ना। नालियां, सड़कों से नालियों को जोड़ दिया जाता था, और ये जो नाली है वो सड़क से जोड़ दिया जाता था, और सड़क के किनारे किनारे धीरे धीरे फिर वो कहां चला जाता, नाला में चला जाता था। नाले में ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनको देखभाल और सफाई किया जा सके। और ये भी नाला है जहां कहीं कहीं उठाने के लिए और यहाँ निकाल करके फिर इसको साफ करने के लिए बनाया जाता था, बनाया गया है। घर के नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ ही किया जाता था। जैसे आज आपके यहाँ योजना के साथ काम होता है ना, कल भी नाले का काम योजना के साथ होता था, ऐसा माना गया है ना। तो हम लोग भवन पढ़ लिए, नाला पढ़ लिए, अब सड़क पढ़ेंगे। नाले में आप भवन को समझ गए होंगे, भवन 1 तल्ले या 2 तल्ले होते थे, उनके स्नानागार अलग होता था, घर में कुआं होते थे। हम लोग जब ये नाला के बात किए तो समझदारी का नाला बना हुआ था, सीधे लाइन में नाला बना हुआ था, नाला ढका हुआ भी था, कुछ कुछ दूर पर नाला को कबाड़ने के लिए भी बनाया गया था ताकि उसकी सर सफाई किया जाए। और नाला में नली का पानी जाकर नाला में मिलता, और नाला सड़क से मिलकर के एक नदी की ओर चला जाता था। ठीक है, यहां पर वर्णित घर और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 कारण बताओ, 2 अंतर बताओ। ये देखिए, ये आपको बार बार मजा इसलिए लेता है कि ताकि ये जानना चाहता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। ये कह रहा है कि पिछले अध्याय में भी तुमको हम पढ़ाए हैं, पढ़ा भी है, तो बताओ कि पिछले अध्याय में जो तुम घर मिला वो और इसमें जो मोहनजोदड़ो में जो घर मिल रहा है, वो दोनों में क्या अंतर है। तो हाँ, बहुत अंतर है। पिछले जो हम लोग पढ़े उसमें देखे कि धीरे धीरे लोग पशुपालक बने, धीरे धीरे लोग अस्थायी हुए, न कि उन लोग नगर बसा रखे थे, न कि उन लोग कुआं खोद रखे थे, बल्कि कुआं के लिए वह नदी तालाबों के किनारे रहा कर रहे थे। वे जानवरों को पाल रहे थे, जानवरों को अपने पास बुला रहे थे, पालतू बन रहे थे, पालतू बना रहे थे, है ना, अस्थायी हो रहे थे, और वो एक मड़ई और रूप में लिया करते थे। और यहाँ तो एक नगर का रूप में दिखाई दे रहा है, विशाल, पूरे योजनाबद्ध तरीके से, है ना। ये सारे अंतर हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है।
ये दिख रहे हैं आप, ये नाला है। देखिए सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं और बाईं और हड़प्पा की मुहर है ना। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो के एक सड़क और उसमें बना नाला है। सबसे ऊपर जो ये देख रहे हैं आप, इसमें एक नाला बना हुआ है ना, और नाले में भी नाला बना हुआ है और सड़क है, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं। इसके बाद कह रहा है ऊपर एक कुआं भी है, ये कुआं भी है, और जो बाएं और जो आप देख रहे हैं इधर एक मोहर बना हुआ है, ठीक है, और इस मोहर पर खास खास चित्र लगा हुआ है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, आज तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और दाई और मिट्टी का कुछ खिलौना है, ये जो है क्या है, मिट्टी का कुछ खिलौना है, ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। आइए इसको हम लोग फिर पढ़ते हैं। नगरीय जीवन, हड़प्पा में नगरीय जीवन कैसा था। हड़प्पा में नगरीय जीवन कैसा था, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, एक अनुमान के तौर पर यहां पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे, जैसे आज के लोग हम लोग राजमिस्त्री के रूप में जानते हैं। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। मैंने कहा जा रहा है कि वहां पर जब इमारत थे तो वहां पर खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। जो भी नगर के जो शासक थे, जो राजा थे, जो आज के मतलब उस समय के लिए अपना प्रभुत्व संपन्न दिखाने के लिए, अपना शासन दिखाने के लिए, अपना योजनाओं को बड़ा करने के लिए बाहर से दूर दूर से क्या है, बहुमूल्य धातु या पत्थर मंगवाते थे और उसका एक ऊंचा चीज तैयार करते थे। शायद शासक लोग बहुत खूबसूरत से मन को तथा सोने चांदी आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने खास रखते होंगे। मन के मतलब यहाँ का बताए थे, मन के मतलब हार है ना, सोना चांदी आभूषण ऐसी जितना भी कीमती चीज है उसको इन लोग क्या करते होंगे, विशेष जगह पर रखते होंगे। इन नगरों में लिपिका भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही होंगे, शायद ये अन्य चीज पर भी बच नहीं पाई होगी और अन्य चीज पर भी ये क्या करते होंगे, काम करते होंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों के किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। कह रहा है कि नगर जो थे वहां पर स्त्री पुरुष एक शिल्पकार भी होंगे, है ना, नक्काशी बनाने वाले भी होंगे जो उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां की उपयोग वस्तुओं लाते थे और अपने साथ लाते। सुदूर देशों में किस्से कहानियां, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे, है ना। ये सारी बात हम लोग कहां का पढ़े, नगरीय जीवन हड़प्पा के बारे में। देखिए कह रहा है फिर एक हलचल सी बात है, नगर में रहने वाले लोग की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे। कह रहा है कि आप नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए, माने जो नगर में रहते, जो शहरों में रहते हैं उसको आप एक सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए। और क्या आप बता सकते हैं कि मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे, माने ऐसा उनका व्यवहार है जो लगता है कि मेहरगढ़ में रहते, उस समय का मेहरगढ़ में रहते होंगे। तो हाँ में भी हो सकता है और नहीं में भी। जिसकी जीवन नगरों से ही शुरू हुआ हो वह गांव का एक खिलौना देख के, मिट्टी का खिलौना देख के भी चौंक जाएगा, और जो गांवों से बसते बसते नगरों में रहा हो उसके लिए सब कुछ अचंभा नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प कहां का, हड़प्पा का। आओ सब कुछ ऐसी चीज के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है। कहां प्राप्त हुई है, हड़प्पा के नगरों में। हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है। पुरातात्विकविदों की जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसे, सोना, चांदी, धातु बनाई गई थी। तांबा और कांसे के से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कह रहा है
कि पुरातात्विकविदों ने जब खोजा तो वहां पर सोना, चांदी, शंख, कांसा, बाला बहुत कुछ मिला है, जिसमें तांबे से औजार बनाया जाता होगा, है ना, और सोना चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते होंगे। यहां मिले सबसे आकर्षक वस्तु में मनके और बाट का एक फलक है। ठीक है, कह रहा है कि वहां पर सबसे सुंदर एक चीज मिला कि हार मिला है, और वहां पर क्या मिले हैं, बाट मिले हैं, बाट मतलब बटखरा मिला है, और फलक मिले हैं, कोई चीज का चित्र मिला है। ये चीज वहां के लिए बहुत आकर्षक है। कहां के लिए, हड़प्पा के लिए। ठीक है, आगे बढ़े तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग, देखिए ये हार बना हुआ है, मनके है वहां का ना, मनके देख रहे हैं ना, हार उस टाइम का। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहर बनाते थे, और इनका मुहर पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो पृष्ठ संख्या 6 पर है, आप देखिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, लिखा हुआ है ऊपर पत्थर का बाट देखो, ये जो है ना पत्थर का बटखारा है, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया था। ये जो पत्थर है, इस पत्थर का नाम क्या है, चाट पत्थर। ठीक है, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया होगा। ये जो पत्थर है चाट पत्थर, इसको बहुमूल्य धातु तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके में से कई कार्नलिया पत्थरों से बनाए गए थे। ये जो वाली भाग देख रहे हैं, इसका पत्थर को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए, इसके बीच छेद किए गए थे ताकि लोग धागा डालकर माला बनाया जा सके। ये जो देख रहे हैं आप, मध्य में दाएं तरफ पत्थर का धाराधार फलक है। ये जो देख रहे हैं धाराधार फलक है। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र और महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बने मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनने का दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति को देखिए, ये जो चित्र बनाया है, इसमें एक शॉल टाइप का ओढ़ाया गया है, वो भी कढ़ाईदार मतलब डिजाइन से बना करके, है ना। कह रहा है कि अब जब आप अध्याय 2 पढ़ रहे थे तो क्या वहां आप धातु का उपयोग होता हुआ दिखे थे? क्या वे पत्थर से बाट बनाते थे? तो नहीं, पत्थर से बाट नहीं बनाते थे, है ना। वे समय लोग क्या थे, शिकारी थे। वे तोलने और सुरक्षित रखने का चीज नहीं जानते थे। सुरक्षित रखने के लिए वो बीज के बारे में थे, जिसको बीज की मिट्टी का बर्तन बना के जमीन खुदाई करके ये लोग रह रहे थे, है ना। तो वो बहुत शुरुआत का था, जो कि उस समय लोग बसना शुरू किए थे, और ये 4700 साल पहले का है, जिसमें लोगों ने बहुत कुछ तरक्की कर लिया है। आगे संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपास के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदार के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्यांस से बने तकलियां सूती कताई के संकेत देता है। कह रहा है कि आज के 7000 साल पहले मेहरगढ़ से कपास का खेती हुए प्राप्त किया गया है, जिससे और आगे जब है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष और चांदी का एक फूलदान का ढक्कन तथा कुछ तांबे के वस्तुएं भी मिले हैं। आगे देख लीजिए, ठीक है। एक शब्द यहां आपको मिला, फ्यांस। फ्यांस से बनी तकलियां सूती कताई के संकेत देती हैं। फ्यांस का मतलब पहले समझ लीजिए, फ्यांस किसको कहते हैं। पत्थर तथा शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, है ना, किया जाता है। बालू और स्फटिक पत्थरों को चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसके वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं से एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्यांस से मनके, चूड़ी, बाला, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। खूबसूरत आइटम बनाया जाता था। फ्यांस देखिए, जो शंख और पत्थर है उसका तो एक अच्छा सा बनाया जाता था, माने प्राकृतिक चीज है, लेकिन फ्यांस को क्या है, कृत्रिम चीज है। इसको फ्यांस को अपने से तैयार किया जाता था, ठीक है, कृत्रिम रूप में। बालू के स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तु बनाई जाती थी,
और उसी से क्या है, उसको चिकना बनाया जाता और उसी से चूड़ी बाला ये सब बनाया जाता था। ठीक है, आगे जब बढ़े, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ इसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, पत्थर का मूर्ति बनाना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। त्रिशठाई पर चित्र दिखाए गए हैं, मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। जो आप यहाँ देखें, इस चित्र को देखिए कितना अच्छा तरह से बनाया गया है, यही बात कह रहा है आपसे, है ना। चेहरे पर कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकारों का ही काम हो सकता है, ये नहीं कि सब लोग ये काम कर पाते होंगे। बात तो सही है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम को प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, है ना। यह ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो डिजाइन बनाने का काम था, जो गढ़ने का काम था, वह सिर्फ महिला का था या सिर्फ पुरुष का था, यह नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों ये काम करते होंगे। कच्चे माल की खोज में, हड़प्पा के बारे में देखें कि कच्चे माल की खोज में क्या होता था। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उत्पादक करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं को अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कराते कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए हुए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों की कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ को वो दूर दूर से आयात करते थे। कच्चा माल उसको कहेंगे जो हम तैयार नहीं कर सकते, जो पहले से ही तैयार है, जैसे कपास कच्चा माल है, लेकिन कपास के बाद जो चीज तैयार करेंगे वो कच्चा माल नहीं है। तो कह रहा है कि बहुत दूर दूर से बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ को दूर दूर से आयात करते होंगे, मंगाते होंगे, लाते होंगे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कह रहा है कि हड़प्पा के लोग तांबा को मंगाने के लिए कहां से यूज करते थे? राजस्थान से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते होंगे या करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशिया के देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिम एशिया का जो देश ओमान है, वहां से भी ये तांबा मंगाते होंगे। कहां के लोग? हड़प्पा के लोग। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता होगा, है ना। जो तांबा वाला और कांसा वाला बात है, कांसा से जो बनाए जाते थे और कांसा और तांबा जो दोनों मिला के बनाते थे, अब कांसा और तांबा से जो बनता है वो क्या बन जाता है? टीन। तो टीन को इन लोग बनाने के लिए, तो कांसा, इन लोग को तो तांबा मिल गया था राजस्थान से या ओमान से, तो ये जो और चीज मंगा रहे हैं कांसा, वे लगभग कहां से मंगा रहे हैं? अफगानिस्तान से मंगा रहे हैं, ईरान से मंगा रहे हैं। आधुनिक कर्नाटक बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता होगा। और पत्थर को जो इन लोग ला रहे होंगे, पत्थर, तो पत्थर कहां से? गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। जो आप भारत का कुछ ऐसे नक्शा देख रहे हैं, इसमें जो यहाँ मोहनजोदड़ो है, तो कहा जाता है कि राजस्थान से जो है, राजस्थान से तांबा लाया गया होगा। ठीक है, कांसा जो है अफगानिस्तान से लाया गया होगा। ठीक, और जो पत्थर है वह पत्थर कहां से? गुजरात से और ईरान से लाया जाता हुआ होगा यहां हड़प्पा में। ठीक है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखिए, एक खिलौना है, ये दूसरी और एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन संसाधनों का उपयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमने पहिए और वाहनों की जानकारी दी गई? बच्चे का खिलौना हल आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। देखिए, ये जो चक्का है, ऐसे ही कुछ औजार, ये तो खिलौना है लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ होता होगा
जिससे ये लोग आयात वाले वर्क करते होंगे। ठीक है, आगे चले। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, जो हड़प्पा में लोग रह रहे थे नगर में, उनके लिए भोजन क्या था ये देख लेते हैं हम लोग। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शासन में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। मतलब कहा जाता है कि नगर में के साथ साथ लोग कहाँ रहते थे, गांव में भी रहते थे। और गांव का लोग मतलब खेती करते थे, और वहां के कुछ पौधों के अवशेष से पता चलता है, उसके जड़ से पता चलता है। जमीन की जुताई के लिए हल प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के लोग हल तो नहीं बच पाए क्योंकि प्राय लकड़ी के बनाई जाती थी, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। किताब कह रहा है कि ये क्लियर नहीं होता है कि हड़प्पा के काल में हल होगा, लेकिन हाँ भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय का एक हल जैसी आकृति का खिलौना मिला है। सिंचाई के लिए लोगों के कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। माना जाता है कि जो लोग खेती करते होंगे तो वो पानी पटाने के लिए भी, सिंचाई मतलब पानी पटाना, पानी पटाने के लिए भी एक विशेष प्रकार से वो कोई ना कोई व्यवस्था रखे होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। ठीक है, बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे, लेकिन सूखी महीनों में मवेशियों से झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे। कहाँ के लोग? हड़प्पा काल के लोग। आइए हड़प्पा में, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। हम अब हड़प्पा के संदर्भ में बात करते हुए आते हैं भारत के संदर्भ में। गुजरात है और गुजरात में हड़प्पा कालीन का भी कुछ साक्ष्य मिला है। सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ठीक है, कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खोदा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पाई जाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए। यह कहता है कि जो गुजरात का जगह देख रहे हैं आप, यहां पर एक कच्छ जगह है। ठीक है, और कच्छ में हड़प्पा सभ्यता के 2 नगर विभक्त का मिला है। एक का नाम है धौलावीरा नगर, और जो है वो 3 हिस्से में बटा हुआ है। ठीक, बांटा गया है। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। जो बांटा हुआ हिस्सा है उसके चारों ओर बाउंड्री भी किया हुआ है। ठीक है, और वहां पर जो खुला मैदान है उसमें बड़ा कार्यक्रम किया जाता होगा, ऐसा अनुमान किया गया है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंख और धातुओं से बनाई गई चीजें का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यह भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रकान का मोहरबंदी गिल्ली मिट्टी का दबने से बने हुई छाप मिले हैं, है ना। ये वाली जो देख रहे हैं आप, लोथल का एक बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह का रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। ये जो आप देख रहे हैं, यह माना जाता है कि उस हड़प्पा सभ्यता का जो गुजरात का भाग है, यहाँ पर नाव द्वारा सामान लाया जाता होगा या यहाँ से भेजा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, जो आप गुजरात में जो जगह देख रहे हैं, तो गुजरात का जो जगह है लोथल, वहां पर हार बनाने का, हार आधा बना हुआ, पूरा बना हुआ, टुकड़ा और पूरा बना हुआ भी, और उसके बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक है मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहर का प्रयोग सामान्य से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिल्ले मिट्टी पोतकर उनके मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर आप छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। मतलब मोहरबंदी आप उसको कहेंगे जो कोई सामान डाला हुआ है उसको चारों तरफ से पैक कर दिया गया और पैक करके गीला मिट्टी उस पर सटा दिया गया और गीले मिट्टी में एक पंच मार दिया गया, मोहर मार दिया गया। अब जब अगर उसी तरह से सुरक्षित पहुंच जाता है तो यह क्लियर हो जाता है कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अब अगर वो मिट्टी को छेड़छाड़ किया हुआ है या जो छाप है वो आधा कटा छटा है या किसी तरह से है, तो ये समझ जाते थे लोग कि उस सामान को कोई खोल कर देखा है या सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगा कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आज भी जो हम लोग मोहर लगता है तो हम लोग सत्यापित करते हैं कि जब मोहर लगा है तो रियलिटी में वहां से पास हुए चीज है या वही का चीज है, यह आज भी मोहर हमें साबित करता है ना। आगे बढ़े। सभ्यता का अंत का रहस्य। जब इतना अच्छा कुछ था, हड़प्पा का सभ्यता, नगर इतने अच्छे थे, व्यवस्था इतना अच्छा था, स्नानागार मिले हैं, यज्ञ करने का साक्ष्य मिले हैं, तो आखिर सब कुछ इतना अच्छा था तो ये नगर का रहस्य क्या रहा होगा जो ये अंत हो गया, है ना, खत्म हो गया। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झिंगू नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई होगी इसलिए ऐसा हुआ होगा। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा इसलिए नगर खत्म हो गए। कुछ का कहना है कीट पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी और मवेशियों बड़े झुंड में चरगाहा और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगर का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों को सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल पहले, 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप अध्याय 5 या 8 में पढ़ेंगे। कह रहा है कितना अच्छा नगर आखिर क्यों हो गया। तो कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ आ गया होगा, कुछ लोग मानते हैं कि जानवरों के चरने के लिए चरगाह खत्म हो गए होंगे, कुछ लोग मानते हैं कि नदियां सूख गई होगी, है ना। लेकिन अभी तक साफ स्पष्ट पता नहीं चल पाया है कि नगर का विनाश कैसे हुआ।
अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो, नील नदी के आसपास बड़े वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। जो मिस्र आप अपने ग्लोब में खोजेंगे तो वहां मिस्र का जो भाग है वो रेगिस्तान है, एकदम सुना साना पड़ा हुआ है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजा करती थीं। उन्हें बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने और उनके शवों की काफी पिरामिडों के में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ भी अनेक चीज दफनाई जाती थी। इन्हें खदान, पे वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाएं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। कह रहा है कि जो पहले के लोग मानते थे कि मरने के बाद भी इनके साथ भेज दिया जाए ताकि ऊपर जाकर इनको तकलीफ ना हो, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मिस्र में। और मिस्र में जो मरने के बाद कब्र में दफनाया जाता था, उनके साथ सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किए जाते हैं, वह जगह मिस्र का है। आइए कल्पना करिए, है ना। अब इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हो जाता है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। आओ याद करें, है ना। यहां देख लीजिए कुछ उपयोगी शब्द है। नगर, जो बड़े विशाल गांवों और शहरों से मिलकर बना हो उसको नगर कहेंगे। नगर दुर्ग, जो ऊपरी हिस्सा था, जो पश्चिम की ओर बना हुआ ऊपरी हिस्सा था, उसको नगर दुर्ग कहा गया। जो नगर में शासन करते थे शासक कहा गया। जो लिपिक, जो लिखने छापने का काम करते हैं उनको लिपिक कहा गया। जो मोहर बनाया गया था, जो रियलिटी है, जो पंच किए जाते थे, उसको मोहर कहा गया। शिल्पकार, जो वस्तुओं को गढ़ते थे, तराशते थे, उनको शिल्पकार कहा गया। धातु, जिसका उपयोग किया गया। विशेषज्ञ, जो ज्ञान, नॉलेज प्राप्त करके किसी चीज को निर्माण करते हैं, उसको विशेषज्ञ कहा गया। कच्चा माल, जो प्राकृतिक रूप से तैयार था, जो प्राकृतिक रूप से तैयार के बाद उसको हम दूसरे रूप में बदले, उसको कच्चा माल कहा गया। हल, जमीन खुदाई करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता था, हल है। और पानी पटाने की व्यवस्था जो हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंचाई। ठीक है, ये उपयोगी शब्द आपको आना चाहिए। मेहरगढ़ के बारे में देखिए। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले मिला है। यह महत्वपूर्ण तिथि है, इसको याद रखना है। और नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले वही हड़प्पा का हुआ। हड़प्पा में नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुआ। और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। और फिर इसके बाद में हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे चैप्टर नंबर 4। इसी के साथ आज का वीडियो आपका समाप्त होता है। थैंक यू।